बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबका? ठीक है आप सब लोग? कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिज़िक्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव को 20 ऑब्जेक्टिव तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब मज़ीद ऑब्जेक्टिव हमने इसके सॉल्व करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को गौर से सुनना है क्योंकि इसमें आपका सारा चैप्टर कवर होने वाला है। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। ज़रा ऑब्जेक्टिव को गौर से सुनना है आप लोगों ने। तो आज हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फॉर ऑब्टेनिंग एन एस्टिमेट ऑफ ओवरऑल अनसर्टेनिटी। जब आप अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर निकालते हैं तो आप लोग क्या करते होते हैं? मैंने आपको उसके रूल बताए थे कि हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कौन सी अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सी अनसर्टेनिटी ऐड होती हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और पावर जब आ जाए तो पावर किससे मल्टीप्लाई होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखते हैं इसका रूल किससे अप्लाई होता है। फॉर क्वांटिटी विच आर एडेड टू गिव फाइनल रिजल्ट एड द एक्चुअल से मुराद एब्सोल्यूट ही है। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसका मतलब जब आप ऐड कर रहे हो तो क्या ऐड करना चाहिए? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो पहली बात हमारी करेक्ट आ गई है। दूसरों को देख लें। सब्ट्रैक्शन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द एक्चुअल। सब्ट्रैक्ट तो नहीं करते, हमने कहा था एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केस में क्या करते होते हैं? एड। तो ये ऑप्शन गलत है। फॉर क्वांटिटी विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गिव फाइनल एड द अनसर्टेनिटी। नहीं जी, इसमें ऐड नहीं करते, इसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं। और नेक्स्ट में कह रहा है फॉर क्वांटिटी विच आर डिवाइडेड टू गिव द फाइनल रिजल्ट ऐड द एक्चुअल अनसर्टेनिटी। और डिवीजन भी हम लोग किस अनसर्टेनिटी ऐड कर रहे होते हैं? परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव है इन 8.3700 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का आपने रूल पढ़ा हुआ है कि 10 की पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल वाला रूल नहीं लगाना, ये मैंने रूल आपको अलग से लिखवाया था। 10 की पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4 5। तो कितने सिग्निफिकेंट है? जो 2 है 5। समझ आइए इस रूल की कि जब भी नंबर में 10 की पावर आ जाए तो 10 की पावर के अलावा सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बराबर होता है हमारे पास F इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एम ए एम से मुराद है, मीटर मीटर कैंसिल नहीं करना, ये मास का एम है। अच्छा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट ये होगी फोर्स की, नीचे मीटर स्क्वायर। एक मीटर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा जी? केजी एम पावर -1 एस पावर -2। तो ये इसका यूनिट है। सिंपली यूनिट फार्मूला में पुट करना आपको पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन डिटरमिन। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या डिटरमिन करता है आप लोगों को? ये किसके बारे में बताता है? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। देखें, वन वेरिएबल के बारे में बताता है? नहीं जी। कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताता है? नहीं। ऑनली कांस्टेंट के बारे में नहीं। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन लेनी है, और डायमेंशन हमेशा अगर इक्वल आ गई तो मतलब इक्वेशन करेक्ट है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब करेक्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है जी? करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। उसके बाद है डायमेंशन पर हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। रो से मुराद डेंसिटी है, वी से मुराद वेलोसिटी है। हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? देखें, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशन क्या होती है? एम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की मीटर लेंथ की यूनिट है तो लेंथ क्यूब। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई M/L क्यूब किसकी आ गई है? डेंसिटी। और वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए L मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, अब ऊपर स्क्वायर भी पड़ा हुआ तो L स्क्वायर हो जाएगा। पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड के लिए टाइम है, और टाइम की डायमेंशन टी का स्क्वायर है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 4। वैसे स्क्वायर होता है ना, समझ आ गई इस बात की? देखें, डेंसिटी की यूनिट होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर केजी पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी की जगह मैंने m डायमेंशन लिख ली, मीटर क्यूब की जगह L क्यूब, m की जगह L, और s की जगह टी स्क्वायर। लेकिन ऊपर इनके ऊपर स्क्वायर था तो तब पावर 2 और 4 हो गई हैं। ठीक है, अब इसको अरेंज करें, स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा m, ये ऊपर एक L चला गया, L पावर -1 और t पावर -4। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव में इसकी ऑप्शन मेंशन नहीं है तो आप लोगों ने कौन सी लगानी है? ML t पावर -4। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है इफ़ R इज़ द रेजिस्टेंस एंड C इज़ द कैपेसिटेंस देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ RC। RC फार्मूला हमारे पास टाइम कांस्टेंट का, जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो RC यहाँ पे हमारे पास टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है। असल में T बराबर होता है RC, तो इसकी डायमेंशन टाइम वाली होगी जो सिर्फ T है। आंसर में देखें जिसमें T आ रहा है, इधर ML भी है, इधर ML -1 भी है, इधर M भी 0 है, L भी सिर्फ T रह रहा है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, ML0T सिर्फ T, अगर सिर्फ T भी था तो फिर भी इसका आंसर ही बनता था। उसके बाद है इफ़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज़ 15.7 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। देन व्हाट इज़ वैल्यू इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, मास यूनिट होती है केजी। देखें 15.7 इसको इस तरह से उठा के लिखा है। अब 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, देखें आपने पढ़ा था 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। 1 ग्राम में कहा तो 1/1000, तो 1 ग्राम के लिखता हूँ 1/10 पावर 3, 10 पावर 3 समय 1000 ही होता है, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्या है सेंटीमीटर क्यूब, इस 10 को ऊपर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा 15.7 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटी की वैल्यू होती है 10 पावर -2 मीटर का क्यूब। अब इसको सॉल्व करें, जो आंसर भी आपके पास आता है, असल में यहाँ पे आंसर मैंने मेंशन किया भी हुआ है, आपने खुद इसको सॉल्व कर देना। अगर ये आंसर नहीं आया फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं खुद आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस इन केजी पर मीटर, केजी पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है टाइम है, टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट की। देखें टाइम का फार्मूला होता है 2π/m/k, ये स्प्रिंग पे इन केस ऑफ सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम, उसमें टाइम का फार्मूला यह आता है। यहाँ से के की इक्वेशन को अरेंज करें तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट निकल के आ जाएगी केजी पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग हैज़ नॉट डायमेंशनल फार्मूला। इस पर डायमेंशन किसकी नहीं होती, बेस यूनिट की डायमेंशन होती है जी। ड्राइव यूनिट की ड्राइव यूनिट को हम बेस की फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी डायमेंशन भी होती है, लेकिन सप्लीमेंट्री यूनिट डायमेंशन लेस यूनिट होती है, ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो कौन सी है सप्लीमेंट्री यूनिट, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजरमेंट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी है कौन सी अनसर्टेनिटी ऐड होती है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड होती है, ठीक है। उसके बाद स्टेरेडियन इज़ द यूनिट ऑफ, स्टेरेडियन किसे बोलते हैं, जब आपके पास हमारे कोई स्फीयर वगैरह हो तो स्फीयर को आप इस तरह से काटें, ये जो यहाँ पे कौन टाइप काटें ताकि इसका और इसके स्क्वायर का रेशियो सेम है। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं 1 स्टेरेडियन, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जब सॉलिड स्फीयर को जिस तरह आपके पास फुटबॉल सॉलिड सरफेस जो अंदर से हार्ड बॉल हो जिस तरह उसको अंदर से आप काटें, जो अंदर में जो एंगल बनेगा उसे हम किसको बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। 3 डायमेंशनल एंगल होता है, हम सॉलिड एंगल के नाम से देते हैं। अच्छा सॉलिड एंगल कौन सा है स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल किसे बोलते हैं रेडियन। रेडियन प्लेन एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल, और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। विच इक्वेशन इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट, तो आपने हर एक की डायमेंशन लेनी है तो आपको खुद पता लग जाएगा कौन सी करेक्ट है। ये तो हमें खुद पता लग रहा है करेक्ट इक्वेशन है, ये भी क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेक्ट इक्वेशन है। इसको भी सॉल्व करें तो ये भी आपके पास करेक्ट आती है। तो एस इक्वल टू वी डी स्क्वायर ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द डायमेंशन ml² t⁻² k⁻1 आर फॉर क्वांटिटी। ये डायमेंशन किस क्वांटिटी के लिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको डायमेंशन आपने निकालनी है और सबके साथ कंपेयर करना है कि कौन किस इक्वेशन के साथ डायमेंशन आती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ m मास के लिए, l लेंथ के लिए, t टाइम के लिए और k थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए से यहाँ पे इस्तेमाल किए, ठीक है। तो आप लोग निकालें डायमेंशन को, कंपेयर करें सबके साथ, आपको खुद पता लग जाएगा डायमेंशन किसकी आती है। फार्मूले को खुद सर्च करें। अच्छा अगर आंसर नहीं मिल रहा तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं खुद इसका आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ आपको। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम एज रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन किससे मैच करती है, देखें एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = θ/t। डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट नहीं होती, सॉरी कोई डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है रेडियन, और रेडियन की हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है। टाइम की डायमेंशन t है, t को बोले हैं t⁻⁻1, तो t⁻⁻1 में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये कैसे मैच करती है एंगुलर वेलोसिटी से। उसके बाद है द फिजिक्स ऑफ आउटर रीजन ऑफ एटम इटकार। जब आउटर रीजन ऑफ एटम डिस्कस करते हैं हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स, और जब इनर रीजन डिस्कस कर रहे हो तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। आउटर रीजन हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स है। नेक्स्ट है 1 माइल इज इक्वल टू, आपको खुद पता है 1 माइल हमारे पास बराबर होता है 1.609 किलोमीटर के, ये रिलेशन दिया हुआ है, इसको याद रखना है। अच्छा 1 माइल 1.0609 किलोमीटर। विच आर द फॉलोइंग इज द डिराइव क्वांटिटी, बताएं जी इनमें से कौन सी डिराइव क्वांटिटी है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट मोल होती है, ये बेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या था बेस क्वांटिटी थी। चार्ज क्या है डिराइव क्वांटिटी है। और प्लेन एंगल हमारे पास ये सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसने डिराइव में पूछा ये सप्लीमेंट्री है। मैंने आपको बताया है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो ऑप्शन यही बचती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है जी आपके पास कौन सी यूनिट में आता है डिराइव यूनिट में। उसके बाद इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी है। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है अर्ज, ERG अर्ज। अब अर्ज और जाउल के दरमियान रिलेशन इसको ढूंढना है आप लोगों ने। अच्छा मैं खुद फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप पहले खुद ट्राई करें ना।
मुझे पता लगे कोई बच्चे काम करने वाले हैं इसमें या नहीं है। कमेंट सेक्शन में कुछ करके बताएं ताकि मुझे भी कोई मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके पास अच्छी वीडियो से अच्छी वीडियो और पेश करूँ आपके सामने। इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम ईच ऑफ भी डबल, लेंथ को भी डबल कर दिया, मास को भी, टाइम को भी, तो वर्क डन क्या होगा? देखें वर्क का फार्मूला होता है W=F(S). एफ को हम लिखते हैं जी, उसने क्या कहा है, किसको डबल करें? लेंथ, मास और टाइम को। फोर्स को हम लिखते हैं F=ma, और डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है, लेंथ की जगह हम 2l कर देते हैं। m को हमने डबल किया है तो 2m हो गया है। अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इसको मैं लिख लेता हूँ st², ये 2l है। ठीक है, अब s की जगह भी 2l आ जाएगा, 2, 4, 8, और टाइम को भी इसने क्या कहा है? डबल किया है, तो 2 का स्क्वायर 4, ऊपर 8 आ गया, नीचे 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो टाइम पीरियड भी कितना इंक्रीज़ हो जाएगा जी? 2 टाइम। सॉरी, वर्क भी कितना इंक्रीज़ होगा? 2 टाइम। अब फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय, फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट से। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी कोई वैल्यू होगी और उसकी कोई यूनिट होगी। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच। आज हम लोगों ने लेक्चर में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया है। इन ऑब्जेक्टिव को गौर से सुनना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम इससे रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव को मजीद सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए इनको आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आंसर नहीं आया तो मुझे बताना है, फिर मैं आपको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।